हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यह है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। यानी विद्युत धारा की दिशा पूछा जा रहा है आपको। सबसे पहला समझिए कि कुंडली क्या होता है। देखिए, कुंडली को फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। यह परिनालिका 3D होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है, क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसलिए इसकी ये जो होती है कुंडली यानी परिनालिका जो होती है वह 3 डायमेंशनल होती है। और फिजिक्स की भाषा में परिनालिका एक मतलब स्प्रिंग की बनाए संरचना को कहते हैं। स्प्रिंग जैसी बनाए संरचना को, यानी एक तरह से स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार जैसी संरचना को क्या कहते हैं, परिनालिका यानी कुंडली कहते हैं। किसकी भाषा में? भौतिकी की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में। ये तार जैसा संरचना होता है जो मतलब एक तरह से स्प्रिंग की भांति रहता है। कौन? कुंडली यानी परिनालिका। कुंडली और परिनालिका दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। और कुंड यानी जो इसमें होता है कुंडली में यानी परिनालिका में, इसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये खासियत होती है कुंडली की यानी परिनालिका की। जब आप इस पर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा अगर प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि चुंबक जैसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से यह मतलब कहता है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न विद्युत धारा का प्रेरण की दिशा क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया जा रहा है वामावर्त, दूसरा आपका ऑप्शन है दक्षिणावर्त, तीसरा है आपका कभी वामावर्त तो कभी दक्षिणावर्त, लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका दक्षिणावर्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिणावर्त। यानी विद्युत यानी प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होगी, अगर किसी मतलब चुंबक के दक्षिण ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा? दक्षिणावर्त होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, यानी एक चुंबक है एक बंद चालक के निकट स्थित है, यानी बंद चालक है और उसके निकट मतलब क्या है, चुंबक रखा हुआ, ठीक है। लेकिन आपको कहना है कि चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो या फिर केवल चालक गतिशील हो या फिर चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो या फिर चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी चालक और चुंबक के बीच मतलब क्या होगा? आपेक्षिक गति होगा। तब क्या होगा? उत्पन्न धारा क्या होगा? उत्पन्न धारा होगा। यानी धारा तब उत्पन्न होगा जब मतलब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा। आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव स्पीड। अब यह आपेक्षिक गति क्या होता है? देखिए, रिलेटिव स्पीड स्पीड को कहते हैं यदि दो गतिमान वस्तु मतलब गतिमान किसको कहते हैं? जब गति में वस्तु यानी वस्तु जब गति में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? गतिमान वस्तु। लेकिन जब दो गतिमान वस्तुओं के वेग एक सीधे रेखा में ना होकर किसी कोण पर झुका हुआ होता है, एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु का वेग उनके वेगों का सदिश अंतर के बराबर होता है, ठीक है। एक वस्तु का जो वेग होगा वो दूसरे वस्तु के वेग के सदिश अंतर के बराबर होगा। उसी को क्या कहेंगे? आपेक्षिक गति कहेंगे। उसी को क्या कहते हैं? आपेक्षिक गति कहते हैं, ठीक है। लेकिन चालक और चुंबक जब आपेक्षिक गति में रहेंगे तो तब क्या होगा? उत्पन्न होगा धारा उत्पन्न होगा। यानी चालक के धारा उत्पन्न की जा सकती है कब? चालक और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति हो। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, दूसरा ऑप्शन आपका है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, तीसरा ऑप्शन आपका है प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, लास्ट ऑप्शन आपका है निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? यानी प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त किया जाता है, क्या अचीव किया जाता है, वही आपको पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। निम्न धारा यानी लौ करंट लौ धारा को प्राप्त किया जा सकता है किसी भी प्रेरण कुंडली से, और प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से तीनों का तीसरा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। अब है कि प्रबल विद्युत वाहक बल ये क्या होता है? प्रबल विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहते हैं, यानी ईएमएफ जिसको हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित करता है। किसमें? यानी विद्युत धारा ईएमएफ जो होता है प्रबल विद्युत वाहक बल विद्युत धारा को परिपथ में क्या करता है? प्रवाहित करता है। जैसे कि विद्युत जनित्र हुआ, सौर सेल हुआ, फांडेग्राफ हुआ आदि जो यंत्र है ये सब मतलब क्या उत्पन्न करता है? ईएमएफ उत्पन्न करता है।
है, लेकिन यह क्या उत्पन्न करता है, प्रबल विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न करता है। ये सब यंत्र, विद्युत जनरेटर, सौर सेल, फान ग्राफ, ये सब जो यंत्र है, ये सब जो युक्तियां हैं, क्या उत्पन्न करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वही ईएमएफ का मान क्या होगा, यानी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी क्षण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल लगता है, ईएमएफ जो लगता है, उसका मान क्या होगा। पहला आपका ऑप्शन है BLV, दूसरा है आपका B² L² भी, तीसरा है आपका 0 और लास्ट है आपका 0। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि क्षण में जो ये होता है विद्युत वाहक बल होता है, उसका ईएमएफ का जो मान होता है वो होता है BLV के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बी जो यहाँ होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी का जो मतलब होता है यहाँ, बी जो मतलब होगा उसका यह होगा मैग्नेटिक फील्ड। बी से और एल से होगा यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट किसका, लंबाई, छड़ की लंबाई होगा। और भी जो होगा वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी छड़ की स्पीड होगी। ठीक है, इस तरह से छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, BLV, जहां बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और वी क्या है वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, उसका एसआई सिस्टम आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया जा रहा है हेनरी, दूसरा ऑप्शन आपका ओम, तीसरा है आपका टेस्ला और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। यानी या जो होता है यानी म्यूचुअल जो इंडक्शन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है वो आपको बताना। देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी होता है। अब अन्योन्य प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तो हेनरी होता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन ये मतलब अन्योन्य प्रेरण किसी भी कुंडली या फिर कुंडली किसको कहते हैं, परिनालिका को। फिजिक्स की भाषा में कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका क्या होता है, 3D होता है और ये मतलब एक तरह से स्प्रिंग के जैसा बना हुआ संरचना होता है। इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर क्या होता है, विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। लेकिन जब ये अन्योन्य प्रेरण जो है, ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है, किसी कुंडली परिनालिका में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर, यानी कोई मतलब परिनालिका है, मतलब पहले से उसमें क्या है, कोई मतलब ये गोल सा किया है परिनालिका, ठीक है, मान चलिए ये परिनालिका है, लेकिन इसमें विद्युत धारा पहले से है, ठीक है, ये किसी कुंडली या परिनालिका में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर, ठीक है, लेकिन इससे विद्युत धारा जा रहा है, लेकिन इसमें जो वैल्यू जा रहा है, मान चलिए 10 एम्पियर विद्युत धारा जा रहा है, लेकिन बाद में हम चेंज करके 8 एम्पियर कर दिए, ठीक है, लेकिन बाद में चेंज करके क्या कर दिए, 8 एम्पियर कर दिए। लेकिन इसी चेंज के कारण परिवर्तन के कारण उसके जो स्थित अन्य, उसके बगल में जो स्थित अन्य जो कुंडली है, अन्य परिनालिका है इसके बगल में, और दूसरा जो परिनालिका है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण इसमें जो चेंजिंग की है पहला में, तो इसमें ये जो बगल में दूसरा जो परिनालिका है इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, यानी अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो एक तरह से ट्रांसफार्मर, आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्योरी पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया पर, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफर, ठीक है। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको मतलब एक तरह से उसको पैदा किया जा सकता है या फिर उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसके रूप में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम उसी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला ऑप्शन आपका दिया जा रहा है लेंज नियम, दूसरा आपका है फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, तीसरा ऑप्शन आपका है एम्पियर का नियम, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसको कौन फॉलो करता है, कौन सा नियम फॉलो करता है। देखिए उसको जो फॉलो करता है वो लेंज का नियम फॉलो करता है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का फॉलो करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और लेंज नियम जो है ये मतलब लेंज साहब ने दिए थे, ये हेनरिक लेंज, इनका पूरा नाम क्या है, हेनरिक लेंज साहब, यानी हेनरिक लेंज साहब ने ये नियम दिए थे। कब दिए थे ये नियम, 1833 में दिए थे। 1833 में हेनरिक लेंज साहब ने एक नियम दिए थे जिसको क्या कहते हैं, लेंज नियम कहते हैं। और ये लेंज नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, जहां तक हो सके चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है,
नहीं है, आपको बोल रहा है नहीं, नहीं है, लेकिन इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको है, 4 में से 3 जो है एसआई मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का, चौथा एक जो है वो नहीं है, वो आपको चूज करके निकालना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है टीएम स्क्वायर, दूसरा आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबी यानी वेबर, तीसरा ऑप्शन आपका है वोल्ट से, और लास्ट ऑप्शन आपका है एच यानी चुंबकीय प्रेरण जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो एच नहीं है उसका एसआई मात्रक। बाकी तीनों के तीनों टीएम स्क्वायर, वेबर और वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, इस तरह से कौन सा राइट आंसर हुआ? एच। एच नहीं है किसका मतलब एसआई मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। अब समझिए कि चुंबकीय फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, यह देखिए, यह किसी चुंबक के क्षेत्र के मतलब तल में, जैसे कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो, उसके तल से, उसके सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाने वाले राशि को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के तल से, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के प्लेन से, यानी उसका तल से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझते हैं आप? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक तरह से चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? विद्युत चुंबकीय मतलब जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कौन? विद्युत यानी चुंबकीय फ्लक्स। इस तरह से कंप्लीट हो गया 7वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि। इसमें मतलब ये होता है, ये डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब एक तरह से सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन फिक्स होता है। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि चुंबकीय प्रेरण के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ आपको कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण समय के साथ चेंजिंग होता है, उसका ग्राफ ऊपर नीचे आते जाते रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो चेंजिंग होता है किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या होता है? जब ये चेंजिंग होगा तो क्या उत्पन्न होगा? पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है गुरुत्व क्षेत्र, दूसरा आपका ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा आपका विद्युत क्षेत्र, और लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। 7वां क्वेश्चन में आपको यह करा कि जब आप विद्युत यानी चुंबकीय प्रेरण में आप चेंजिंग करेंगे, जब उसका ग्राफ ऊपर नीचे जाने लगेगा तो मतलब किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए, जब किसी बिंदु पर उत्पन्न होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब मतलब इसका ये यानी चुंबकीय प्रेरण मतलब समय के साथ मतलब ऊपर नीचा करने लगेगा, इसका ग्राफ मतलब बदलने लगेगा, तो क्या उत्पन्न होगा? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर मैंने आप लोग को बताया कि ट्रांसफार्मर मतलब किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्योरी पर कार्य करता है, यानी अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। लेकिन आपको क्वेश्चन दूसरा चीज यहाँ पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है केवल डीसी, दूसरा ऑप्शन है केवल एसी, तीसरा ऑप्शन आपका एसी और डीसी दोनों, और लास्ट आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना आपको कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा 9वां आंसर का। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केवल डीसी, यानी केवल क्या उत्पन्न करता है? केवल डीसी उत्पन्न करता है। डायरेक्ट करंट क्या करता है? उत्पन्न करता है ट्रांसफर। इस तरह से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी केवल डीसी उत्पन्न करता है ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर जो कार्य करता है ट्रांसफार्मर वो केवल डीसी का कार्य करता है। इस तरह से 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा? यानी ट्रांसफार्मर का जो करोड़ बनता है, लेकिन उसको बनाने में सबसे अच्छा पदार्थ, सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? सबसे अच्छा मेटल कौन सा है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन है। पहला है मुलायम इस्पात, दूसरा है तांबा, तीसरा है स्टेनलेस स्टील और चौथा है अल्निको। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना आपको। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुलायम इस्पात। ठीक है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि यानी जो मुलायम इस्पात होता है वो मतलब ट्रांसफार्मर के करोड़ बनाने में बहुत मतलब अच्छा होता है, बहुत लाभ, ये एक तरह से बहुत फेमस है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका आंसर कौन सा हुआ? मुलायम इस्पात। यानी मुलायम इस्पात के जरिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के करोड़ का निर्माण होता है। इसी तरह से 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तप्त तार एमीटर। ये तप्त तार एमीटर जो है ये एक युक्ति है, ये एक यंत्र है। ये क्या है? तप्त तार एमीटर। ये क्या है? युक्ति है। लेकिन ये तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का तो मापता है, ये तो फिक्स है। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा गुण को मापता है? हाई रेंज को मापता है, लो रेंज को मापता है, या फिर मीडियम रेंज को मापता है, वो आपको पूछ रहा है। यानी तप्त तार एमीटर एक युक्ति है, एक यंत्र है। ये मापता है प्रत्यावर्ती धारा के किस चीज को मापता है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उच्चतम मान को मापता है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है औसत मान को मापता है, तीसरा ऑप्शन आपका
आपका है मूल औसत वर्ग धारा और लास्ट ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी औसत मान एवरेज मान को एवरेज वैल्यू का मापता है, यानी तप्त आम यानी तप्त तार एमीटर जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा के क्या औसत मान को मापता है, यानी एवरेज वैल्यू को मापता है। इसी तरह से 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी ऊंचाई यानी सेटअप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 प्लेट हैं, ये लपेट कर दिया थी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, टाइपिंग मिस्टेक, या प्लेट होगा, ठीक है। तब N1 बड़ा होगा N2 से, तब N2 बड़ा होगा N1 से, या फिर N1 और N2 आपस में दोनों बराबर होंगे और N1 नहीं मतलब 0 के बराबर होंगे। यही आपको क्वेश्चन कहा है कि किसी ट्रांसफार्मर को जो दो प्लेट होता है, पहला प्लेट का नाम है N1 और N2, वो उसका रिलेशन क्या होता है, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, या फिर एक मतलब जो होता है वो एक मतलब एक तरह से दोनों बराबर होते हैं आपस में, या फिर एक पहले दूसरा बड़ा होता है, तीसरे यानी जो दूसरा होता है वो बड़ा होता है, या फिर पहला जो होता है प्लेट वो बड़ा होता है। यही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्या कहते हैं, यानी कहते हैं प्लेट कहते हैं, N1 और N2 इसका नाम दिया गया। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है, वो आपको बताना है। देखिए 12वां नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी N2 जो होता है वो N1 से बड़ा होता है, ठीक है। N2 प्लेट जो होता है ट्रांसफार्मर में, N2 प्लेट सेकेंडरी प्लेट जो होता है वो प्राइमरी प्लेट यानी N1 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से 12वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल है, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स कीजिए कि ग्राफ में बताएं या फिर किस में बताएं। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सेम टू सेम ये क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ठीक है। उधर तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी गई है, इसकी ओर एक क्षर चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक की उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। यह आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में, और पूछे ही जाते हैं बार 2-4 बार। शायद पिछला बार प्रीवियस का क्वेश्चन देखे तो इसको रिपीट किया गया था, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन हम सिलेक्शन किए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है वामावर्त, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए दक्षिणावर्त, तीसरा ऑप्शन आपका है पहले वामावर्त पुनः दक्षिणावर्त, लास्ट ऑप्शन आपका है पहले दक्षिणावर्त और पुनः वामावर्त। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है 13वां नंबर का। वो जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका वामावर्त। क्या होगा, वामावर्त। वामावर्त कब होगा, यानी उदग्र तल में चालक तार, यानी चालक तार का मतलब क्या होता है, जिससे मतलब विद्युत धारा मतलब प्रवाहित हो सकता है। वृत्ताकार कुंडली रखी गई है, वृत्ताकार चालक तार का एक वृत्ताकार कुंडली रखी गई है। इसके चारों ओर एक चुंबक क्षर चुंबक लाया जा रहा है। एक क्षर चुंबक है, मान चलिए ये एक क्षर चुंबक है। ये क्या है, वृत्ताकार मतलब चालक तार का एक कुंडली है, इसके चारों ओर क्या गया है, एक क्षर चुंबक लाया जा रहा है, ठीक है। ये क्षर चुंबक मान लिए लंबाई है, ठीक है। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। मान चलिए ये जो चुंबक है, मान चलिए ये क्या है, चुंबक जो है इसका उत्तरी ध्रुव है, जो ये चुंबक की है, ये पहला क्या है, उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, ठीक है। उत्तरी ध्रुव क्या है, चुंबक की कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर, इसके तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो क्या होगी, वामावर्त होगी, ठीक है। इस तरह से 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है, यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक सीधा चालक क्षर पूर्व पश्चिम की ओर से क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, वो आपको पूछा जाए। यानी वोल्ट जो होगा उसके सिरों के बीच जो होता है, दो पहला सिरा और ये दूसरा सिर, जो इसके बीच का जो वोल्ट होगा वो विभवांतर होगा, विभव मध्य अंतर होगा। विभवांतर किसको कहते हैं, विभव में अंतर, यानी दो पॉइंट के बीच का जो विभव होता है, दो पॉइंट में जो विभव होता है, वोल्ट होता है, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी एक सीधा चालक क्षर पूर्व और पश्चिम की ओर क्षैतिज है, पूर्व और पश्चिम की ओर, ये पूर्व और पश्चिम की ओर ये क्या है, क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज रखा गया है। इसके गिरने के लिए क्षर को छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, ठीक है। पहला सिर ये है, दूसरा सिर आपका ये है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है शून्य रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया जा रहा है बढ़ता जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका है घटता जाएगा, और लास्ट ऑप्शन आपका की दिशा बदलती रहेगी, यानी इसका जो दिशा है वो बदलती रहेगी, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है 14वां क्वेश्चन का। ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब एक सीधा चालक क्षर पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज रखकर स्थिर रखकर छोड़, यानी इसे गिरने से छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के जो फ्लक्स होते हैं, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया जा रहा है टेस्ला, दूसरा आपका ऑप्शन है हेनरी, तीसरा ऑप्शन आपका है वेबर, चौथा ऑप्शन आपका है जूल सेकंड। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वेबर। वेबर किसका एसआई यूनिट होगा,
चुंबकीय क्षेत्र के फलक से का एसआई यूनिट होगा। इस तरह से 15वां का क्वेश्चन कौन सा हुआ, आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी वेबर। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, नोट करने का कोशिश कीजिए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन या फिर कोई घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 16वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो जो कार्य करता है उसका सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है धारा के उसमें प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा ऑप्शन आपका है प्रेरित चुंबकत्व पर, और लास्ट ऑप्शन आपका है प्रेरित विद्युत पर। लेकिन डायनेमो जो कार्य करता है उसका प्रिंसिपल जो होता है, डायनेमो का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, उसका सिद्धांत किस पर आधारित है, वही आपको पूछा जा रहा है। यानी डायनेमो जो कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका जो होता है इसका सिद्धांत कार्यरत होता है। ठीक है, डायनेमो किसके कार्य का सिद्धांत पर आधारित है, ये किसके कार्य का, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी डायनेमो जो कार्य करता है वो किसके सिद्धांत पर करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट हुआ, यानी ऑप्शन बी सही है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका मतलब करेक्ट आंसर है। यानी डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से 16वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप, ये आपका न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार लूप, यही सेम टू सेम न्यूमेरिकल से पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एक वृत्ताकार लूप, ठीक देखिए, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है, आर जो है रेडियस है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 हो जाएगा। वही आपको पूछ रहा है कि b/8 मतलब एक तरह से कितनी दूरी पर होगा, r मतलब रेडियस कितना दूर हो जाएगा जो उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 हो जाएगा। पहला ऑप्शन है √2r, दूसरा ऑप्शन का आपका है 2r, तीसरा ऑप्शन आपका √3r, लास्ट ऑप्शन आपका 3r। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना, रेडियस आपका r है, धारा कितना है, i है, धारा का मान क्या है, i है, और मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, b है। लेकिन आपको कह रहा है कि b/8 जो वैल्यू लाने के लिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या वैल्यू लाने के लिए, b/8 लाने के लिए r का मान क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका है √2r, दूसरा ऑप्शन आपका 2r, तीसरा ऑप्शन आपका √3r, लास्ट ऑप्शन आपका 3r। लेकिन आपको करेक्ट आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √3r। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, √3r। यानी b/8 होने के लिए विद्युत चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू b/8 होने के लिए इसका यानी रेडियस का मान कितना होना चाहिए, √3r होना चाहिए। इस तरह से 17वां क्वेश्चन से कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना ओम है, 10 ओम है। इस परिपथ से t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर 6t स्क्वायर 5 - 5t + 1 से परिवर्तित होता है। t बराबर 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। ये जो होगा ये आपको पूछा जा रहा है। वेबर जो दिया हुआ है, वेबर कितना दिया हुआ, 6t स्क्वायर - 5t + 1 परिवर्तित होता है, और टाइम है कितना 0.25, और ओम कितना प्रतिरोध है, 10 ओम यानी प्रतिरोध जो है कितना है, 10 ओम है। लेकिन आपको एम्पियर पूछा जा रहा है, यानी आई जो होता है वो धारा एम्पियर के रूप में आपको पूछा जा रहा है। प्रवाहित धारा जो होगी, पहला ऑप्शन आपका है 0.4, दूसरा ऑप्शन आपका है 0.2, तीसरा ऑप्शन आपका है 2.0, और लास्ट ऑप्शन का 4.0। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 0.2 होगा। यानी इसका जो धारा का मान होगा एम्पियर जो होगा किसमें, 0.2 होगा। ये एक न्यूमेरिकल्स है, जिसको भी सोल्व करना है तो सोल्व करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसको अगर सोल्व करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल सोल्व करें तो फिर अगला बेस्ट वीडियो जो आएगा उसमें मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो आएगा, उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये इसको कैसे सोल्व किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट करने का कोशिश कीजिए। कितना क्वेश्चन कवर किए, टोटल 18 क्वेश्चन कवर किए। कितना टोटल 18 क्वेश्चन कवर किए। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर, छठा चैप्टर, जिसका नाम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, नोट बनाने की कोशिश कीजिए, और मतलब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बोले कि ये चैनल पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग मतलब दोस्तों में शेयर करेंगे तो हो सके वो लोग भी जुड़ जाए, वो लोग भी मतलब फायदा ले सकें। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।